सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1792 में कर्नल रीड, कहाँ से? बारामहल से, बारामहल। और उसके बाद ऐसे शुरुआत हुआ था 1820 में, 1820 में ये हुआ था मद्रास से लागू। और इस पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाया था कौन? मुनरो द्वारा। बारामहल ना, कॉलिन मुनरो, थॉमस मुनरो है। हाँ, तो बारामहल इस जगह पर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अच्छा अच्छा, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बारामहल से शुरुआत हुआ था 1792 में, और मद्रास में बोलेगा था 1820। तो बारामहल हुआ था कर्नल रीड और मद्रास वाला मुनरो, मद्रास वाला मुनरो। 1825 में व्यवस्था बम्बई में लागू किया गया था। तो 3 जगह डेट याद रखना रैयतवाड़ी: 1792, 1820 और 1825। पहला हुआ था कहाँ? बारामहल में, दूसरा मद्रास में और तीसरा बम्बई में। हाँ, पहले था कर्नल रीड, ठीक है। वो दूसरा मुनरो और तीसरा में नाम दे नहीं है। तथा 1858 तक ये व्यवस्था पूरे दक्कन और अन्य क्षेत्र में लागू हो गया था। दक्कन मतलब वो ऊपर वाला महाराष्ट्र वाला सब पूरा आसपास में। हाँ, इस उपज का कितना देना पड़ता था? आधा। उपज का आधा देना पड़ता है, 1/2 भाग। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था उपज का 1/2, और उसमें था लेता था कितना? 10/11, और इसमें 1/2। जैसे जमींदार वो अपना जैसे, तो वो तो तय कर देता था ना अंग्रेज ना। हाँ, जैसे सरकार कुछ तय करके दिया होगा ना, जैसे कि मान वो जितना लेगा उसका। हाँ, अब आते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। महल का अर्थ क्या होता है? गांव या जागीर। महल का शब्द होता है जागीर या गांव। हाँ, इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1822 में। महलवाड़ी व्यवस्था 1822 हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत कुछ गलती है, उससे हो ही नहीं सकता 1922 में। हाँ, कार्यकाल देखिए उसका। जैसे वो गवर्नर ना, जैसे कि उस समय चर्चा तीनों एक ही साथ स्टार्ट हुआ था आसपास में, 50 साल 60 साल के आसपास में तीनों ही स्टार्ट हुआ ऐसा। हाँ, देख लीजिए। 1833 में इसको शुरू फिर करता है मार्टिन बर्ड द्वारा। तो जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त पर यह सबसे अच्छा रूप से सामने आया था। मतलब सबसे ज़्यादा व्याख्या किसने किया था? जेम्स टॉमसन में सबसे ज़्यादा व्याख्या, बोले महलवाड़ी व्यवस्था को सबसे ज़्यादा व्याख्या किसने किया था? जेम्स टॉमसन। शुरुआत हुआ था यह 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, मगर इसको 1833 में भी शुरू किया था किसने? मार्टिन बर्ड। हाँ, यह भी जो है ना टैक्स का कितना? हाफ। तो रैयतवाड़ी में भी आधा देना पड़ता था और महलवाड़ी में भी आधा देना पड़ता था, कुल टैक्स का जितना भी अगर आया उसका। नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? नागरिक सेवा का जनक कर्नवालिस। और हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? हाँ, सर जॉन शोर। इसका कार्यकाल? हाँ, सर जॉन शोर का शासनकाल 1793 से 1798। इसके 1793 से अरे याद है कि कर्नवालिस हटा है और सर जॉन शोर बैठा है। इसमें बताइएगा कि कब बंगाल में एक नियम बनाया गया 21, जिसके तहत नवजात कन्या की हत्या के लिए जाने वाली बाकी हत्याओं के समान अपराध घोषित किया गया था। बाकी कोई भी हत्या करेगा ना उसके समान जो है ना बालिका हत्या पर किया गया था। किस अधिनियम नियम बनाया गया था? 21। एगो 21 एजेंडा भी है जो पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है।
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से। तो 1795 में यह नियम बनाया गया था बंगाल में कि अगर कोई बालिका हत्या करता है उसी कैटेगरी में किया जाएगा जो और भी हत्या किया जाता है। किसके समय? हाँ 1992 में। तो सर जोन्स के शासनकाल में याद रखिए कि बंगाल में बालिका हत्या पर कानून बनाया गया था 1795 में। अब आते हैं इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली की कार्यकाल 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल 1798 से 1805। सहायक संधि पद्धति की शुरू किसने किया था? मगर अगर भारत में से पूरे सबसे शुरुआत करने वाला तो डुप्ले। अगर सहायक संधि के जन्मदाता पूछेगा तो डुप्ले, और उसके बाद जो है ना वो किया था कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि करने वाला राज्य कौन कौन? सबसे पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर, चौथा अवध, पांचवा पेशवा, छठा बरार और भोसले, सातवां सिंधिया, और विदेश थे जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर, राजस्थान में। याद रखिएगा डेट भी। अब हैदराबाद कब सहायक संधि स्वीकार करता है? 1798 में, और मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में। उसका डेट नहीं दिले है, मतलब याद रखिएगा मैसूर के बाद तंजौर, मैसूर के बाद डेट भी याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर में दिले, मगर ओकर नहीं, वो अक्टूबर से वो पहले हुआ होगा। अवध को 1801 में, पेशवा को 1802 में, बरार में भोसले को 1803 में। तो याद रखिए पहला हैदराबाद, हाँ 1798, दूसरा अवध थोड़ी है, दूसरा है मैसूर 1799, उसके बाद तीसरा है तंजौर अक्टूबर 1799, चौथा है अवध 1801, उसके बाद है पेशवा 1802 में, पेशवा 1802 में, उसके बाद बरार एवं भोसले 1803, सिंधिया 4 में। ये सबको सहायक संधि के तहत जो है लॉर्ड वेलेस्ली क्या किया था? मिला लिया था। कौन सा जो था मराठा साम्राज्य से टूटने वाला शक्ति में होलकर जो था, हाँ वही अभी क्वेश्चन पूछ रहा था, वही था जो सिंधिया वाला जो होलकर था ना, उस सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। तो पूछता है कि मराठा का कौन सा अंग जो था जो बंटने के बाद जो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? होलकर, सिंधिया का होलकर, हाँ सॉरी इंदौर का होलकर, सिंधिया ना है, इंदौर का होलकर। अब बताइए कि लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? हाँ 1799 में। हाँ अब बताइएगा कि इसमें जो है कब जो है नियम बनाया गया है कि शिशु वध का बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान, ये दोनों में आ गया। सर जॉनसन में वो था बालिका वाला था, मरी में शिशु है, याद रखिएगा। बंगाल वाला था सर जॉनसन में बालिका के लिए था, और इसमें शिशु खाली दिया, ना बताया कि लड़का है या लड़की। हाँ ये दोनों हो गया। हाँ शिशु, सीधा सीधा क्वेश्चन, शिशु बलि पर हत्या पर रोक किसने लगाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। नियम कौन था भाई? तो नियम अभी बनाया गया था 1804 में, उसमें बालिका में था 21 नियम था, इनमें नियम नंबर 3 के तहत शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। कब? 1804 में। ये 1804 में क्या हुआ था? नेपोलियन पूर्ण रूप से क्या बन गया था? चांसलर बन गया था, पूरी तरह से चांसलर बन गया था। 1802 में, 1801 या ये पहली बार उसका अथी में चांसलर बना था, पूरे आजीवन भर के लिए बन गया था 1804 में। फ्रांस ना, नेपोलियन फ्रांस। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? किसी के समय हुआ था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज। हाँ ऐसे बताना है कब जो है अंग्रेजी को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए मानी अथी किया गया था, शुरू किया गया था। कब से? 1854 में, 1854 में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा।
कुछ बनैले होगा कि बना दिया होगा। हाँ वही घूमे पर्यटन स्थल बताएगा। ना इससे पैसा आता है, विदेश देता है बनाने वाला, मगर पूरी तरह से बनता थोड़ी। जापान कुछ साल पहले दिया था। हाँ नालंदा बनाने वाला पैसा दिया था, रुपया था। खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली। खुद को बंगाल का शेर कहा था किसने? लॉर्ड वेलेस्ली को। हाँ अपने आप को खुद कहा था कि हम बंगाल का शेर है। इसी के समय में थोड़ा सा लाता है कौन? कॉर्नवालिस 1805 में। मत शुरू होते हुए बात सीख उसकी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। अब बताइएगा लॉर्ड वेलेस्ली के बाद कौन आया था? जॉर्ज बार्लो। 2 साल इसका कार्यकाल याद रखिएगा। जॉर्ज बार्लो के 2 साल कार्य 1805 से 1807। एक समय में एक घटना याद रखिएगा, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। वेल्लोर वाला, हाँ टीका उका जो है कानवाली वाला ये सब, माथा पत्ती लगाने वाला ये सब। वेल्लोर आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक में। तब वेल्लोर सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। 1806 में। तब कभी कभी पूछ देता ना कि पहला सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 में पहले का जो बोल देता है। हाँ तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। किसके शासनकाल में? जॉर्ज वार्लो के शासनकाल में होता है। जॉर्ज वार्लो के शासनकाल में। इसके बाद बनता है कौन? लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसका कार्यकाल 6 साल। मिंटो 2 को बना है, वो मिंटो द्वितीय है जो 5 से 10 बनता है। मिंटो प्रथम द्वितीय, मिंटो प्रथम है। तो मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से 1813। इसके बीच में क्या हुआ था भाई? तो कौन से संधि हुआ था? अमृतसर की संधि 1809 में। 25 अप्रैल 1809 में। मध्यस्थता कौन किया था? चार्ल्स मेटकॉफ। और इसी समय कौन सा एक्ट बना था? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत बना था। हाँ आता था, मगर कोई जरूरी है कि जरूरत पड़ा तब पहलू बना देता। जैसे 1853 है, 1858 में हो गया, 1861 में हो गया। अब नियम शुरू में बनाया गया था कि हर 20 साल पर क्या होगा, कुछ आएगा नया नियम। हाँ लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल हो गया। तो बताइए कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 93। 1786 से 93 से 98 का था सर जॉन शोर। उसके बाद कौन आया? लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। फिर उसके बाद आया जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। उसके बाद आया कौन? लॉर्ड मिंटो प्रथम जो 1807 से 1813। उसके बाद आया 1813 से 23 तक आता है कौन? लॉर्ड हेस्टिंगस। एगो वारेन हेस्टिंगस है, एगो लॉर्ड हेस्टिंगस है। तो एक कार्यकाल के साल 10 साल। तो 1813 से 23 किसका का शासनकाल? लॉर्ड हेस्टिंगस। इसके समय कर्जन वो तो 1905 में 1899 से लेके 1905। अब वहाँ पे प्रोसेस तो होता हुआ ऐसे ही, चाहे महारानी जिसको बना के भेज दिया भी हो सकता है। जैसे कि 5 साल कोई जरूरी नहीं है ये सब। इसको अब जैसा अगर अच्छा काम करे तो रख ले रहा, अगर थोड़ा सा खराब गया तो हटा दिया। 11 साल होकर वारेन हेस्टिंग्स हुआ क्या? हाँ सबसे छोटा एक अस्थायी कौन था? 1 साल में तो 2-3 गो रहे। एक साल वाला ढेर है, अब कोई स्पेशल देले नहीं है। तो कॉर्नवालिस वाला लाइन पे अनियंत्रित है। नियंत्रित रहेगा तो फिर उतना कोई फायदा नहीं है। तो उसमें उतना ऊर्जा जितना चाहिए उतना देवे नहीं करेगा।
चलिए तो लॉर्ड मिंटो हो गया। एक काल में एक को याद रखिए आप, अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 मध्यस्थता किया था चार्ल्स मेटकॉफ। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। सबसे पहला एक में हुआ था कोची 1814 से 1816 में एक युद्ध हुआ था, आंगल बर्मा युद्ध, आंगल नेपाल युद्ध, आंगल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में। 1814 से 16 में नेपाल में कौन सा था, किसने आत्मसमर्पण किया था अंग्रेजों के सामने? हाँ, अमर सिंह थापा। तो बोले कि सुगौली के ना, सुगौली खत्म हुआ था। तो जो युद्ध हुआ था आंगल नेपाल युद्ध 1814-16 में, 1816, जो कौन सा नेपाल के राजा आत्मसमर्पण किया था? तो अमर सिंह थापा। किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? सुगौली की संधि। हाँ, नेपाल का युद्ध जो हुआ था, नेपाल आंगल नेपाल युद्ध किसके बीच हुआ था? तो नेपाल में जैसे देता है गोरखा और अंग्रेजों के बीच में हुआ था सुगौली की संधि 1800। हाँ है ना, गोरखा है बटालियन 1816। नेपाल से आता है गोरखा बटालियन? हाँ वहीं से आता है, पहाड़ी क्षेत्र से। पहाड़ी से उत्तराखंड चल जाओ, नेपाल चल जाओ। पिंडारियों का दमन किसके समय हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। पिंडारियों के दमन दो नेता फेमस, चित्तू और करीमन दिले हो ना। हाँ 3 को याद रखिए मैं, वासिल मोहम्मद, चित्तू एवं करीम मन। यहाँ पे करीम खा दिले खाली। हाँ ठीक है। कहाँ तक था? विलियम बेंटिंग से पहले तक था, बेंटिंग से पहले तक। चलिए तो लॉर्ड हेस्टिंग्स में कुछ हुआ था? करीम खां, चित्तू, वासिल मोहम्मद। चलिए वासिल मोहम्मद। चलिए तो अब आते हैं कि मराठों के शक्ति जो है अंतिम रूप से किसके शासनकाल में नष्ट किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने, वारेन हेस्टिंग्स से पहले 1774 से 1785। ऐसे तो होता है 72 से 85, 72 से 74 आता है, और फिर 74 से फिर स्टार्ट होता है, तो लगातार 11 साल तक चलता है। तो प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाता है कौन? ये बनाता है। ऐसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है मेटकॉफ को, चार्ल्स मेटकॉफ को। मगर ये भी क्या करता है कि जो प्रतिबंध लगता है ना उसको हटा देता है। तो कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। बताइएगा कि इसके समय एक टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था कब? हाँ 1822 में काश्तकारी अधिनियम या टेनेंसी एक्ट। इंग्लिश में टेनेंसी एक्ट या हिंदी में काश्तकारी अधिनियम, सूद काटने वाला। हाँ तो 1822 में टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? 1822 में। चलिए आज का लास्ट है। हाँ काश्तकारी, हाँ काश्तकारी वही काश्तकारी मतलब होता कुछ है। काश्तकारी मतलब जैसे आज 10th में हिस्ट्री में पढ़ा रहे थे तो उसमें सूत दे लेता काश्तकारी मतलब, उसमें 10th में दिला होता। इसे 10th में बात है, ये में नहीं बात कर। 10th में उधर था काश्तकारी मतलब सूद काटे वाला गुजर था, वही चलता अभी बोल रहे हैं। हाँ हाँ अवर टेनेंसी है, कलकत्ता टेनेंसी है, 2-3 गो के टेनेंसी। आप पूछा ये दोनों के क्वेश्चन इसे देख लीजिए काश्तकारी का अधिनियम कैसे। हम वो में देखे हिस्ट्री में, वो में दे लेता हूँ खाली। चलिए लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल 1823 से 1828। हाँ जमीन से है, तो उसमें वो दिले, उसमें कुछ और अधिक से सोच के दिले। तो यहाँ पे काश्तकारी का मतलब हो गया कुछ जमीन से। वो थी टैक्स 16 से तो ना है, जब जमीन से होगा। हाँ अच्छा अभी तक पढ़ाई किया था ना 1792 से 93 या 1800 कुछ 21 जमींदारी सब बोलते हैं, तो वो जमींदारी से संबंधित है। 76 में हुआ सर, 76 में कुछ देखिए उसको बड़ी काश्तकारी अधिनियम था। ये देखिए ये अलग 2021 ये अलग है, ये अलग है। ये इधर का ये 20 से 21 नहीं देता। तो फेमस जब ज़्यादा है बंगाल वाला, अवध वाला। हाँ चलिए कहते
लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल 1823 से 1825। इसके शासनकाल में हुआ था प्रथम 1823 से 1828 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था इसके समय में। 1824 से 1826 यान्डोब की संधि के तहत क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। यान्डोब की संधि कब हुआ था, 1826 में। यान्डोब की संधि बोले, यान्डोब की संधि के तहत कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था, आंग्ल बर्मा युद्ध, जो 1824 में स्टार्ट हुआ था, 1826 तक चला था। संधि हुआ था। हाँ, किसके किस में था भाई, बर्मा और अंग्रेज के बीच हुआ था, बर्मा और अंग्रेज। इसके समय भी एक हुआ था विद्रोह बैरकपुर में 1824 में। 1824 में। एक से पहले 1806 में सैनिक विद्रोह हुआ था, कहाँ, वेल्लोर में 1806 में। किसके शासनकाल में, हाँ 1805 से 1807 जॉर्ज वार्लो। तो सैन्य बैरकपुर में सैन्य विद्रोह पहली बार कब हुआ था, 1824 में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में क्या हुआ था, बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था। तो पहला आज वाला कर्नवालिस 1786 से 1793। उसके बाद आया था कौन, सर जॉन शोर 1793 से 98। उसके बाद आया कौन, वेलेस्ली 1798 से 1805। उसके बाद आया जॉर्ज वार्लो 1805 से 7। वार्लो के बाद आया 7 से 13 मिंटो प्रथम के बाद आया लॉर्ड हेस्टिंगस 1813 से 1823। और एमहर्स्ट आया 1823 से 1828। कल हम लोग का पढ़ना इसमें 22 में हुआ था आपका वो टेनेसी एक्ट लागू हुआ था। अब बात कल हम लोग का रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग से डलहौजी पूरा खत्म कर दिया, डलहौजी तक। लॉर्ड विलियम बेंटिंग से डलहौजी तक कल हिस्ट्री में रह जाएगा। ज्योग्राफी में कौन सी था, नदी ना पूरा, चलिए बताइएगा। बेगई नदी कहाँ बहती है, तमिलनाडु में। निकलता है कहाँ से भाई, पश्चिमी घाट से निकलता है, मैदुरै के समीप तमिलनाडु में। बताइए गिरता कहाँ पे है, मुहाना कहाँ बनाएगा, तो सीधा सीधा समझिए ना कि जब बंगाल खाड़ी में बगल में है तो कहाँ गिरेगा मुहाना। हाँ, जो भी पश्चिम से निकल रहा है वो सीधे आगे ही में गिरता है, बंगाली खाड़ी में। कौन, हाँ पेरियार नहीं, ठीक है। था इससे नर्मदा, ताप्ती, माही और पेरियार ये सब जाके गिरता है कहाँ पे, अरब सागर में। ना माही खम्बा तो वही पश्चिमी अरब सागर में गिरा है, अरब सागर में। हाँ अच्छा खोजी था तू चलो। बाण गंगा बताइए कहाँ से निकलता है, हाँ बाण गंगा ये निकलता है बैराट पहाड़ी जयपुर। हाँ बताइएगा कि कहाँ जाके मिलता है भाई, संगम बनाता है तो आगरा के पास फतेहाबाद यमुना नदी में। हाँ ये जयपुर में है, यहाँ पर तो नदी था भाई। हाँ जयपुर में पानी का आपूर्ति, बांध बनाया गया है, वही जयपुर को पानी मिलता है इसी से। कौन सा नदी से, बाण गंगा। सोन परियोजना में तो सोने परियोजना है, सोने आओ का है, बेतवा तो चंबल लिखो, चंबल को लगेगी केन बेतवा सब। चलिए आते, कृष्णा तो जानिए रहे कहाँ से निकलता है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी। हाँ 5 गो है वो, कृष्णा नदी की 5 गो सहायक नदी, 5 गो सहायक नदी के नाम बताइए। 5 वो निकले वाला है वो। हाँ ये भीमा, मूसी, अमरावती, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये सब जो है कृष्णा की सहायक नदी है। निकलता है महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट पहाड़ी से और जाके कहाँ गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी में। एक बार भीमा
कृष्णा की सहायक नदी है। गंगा में 2 याद रखिए, पंचगंगा और दूध गंगा, पंचगंगा और दूध गंगा। मूसी भी है कृष्णा, मूसी भी कृष्णा की सहायक नदी है। हाँ, प्रभा में 2 याद रखिए, घाट प्रभा और माल प्रभा, घाट प्रभा और माल प्रभा। गंगा में दूध गंगा, पंचगंगा, दूध गंगा और 4 वैसे स्टार्ट हो गया। उसके बाद तुंगभद्रा, अमरावती, भीमा, ये सब किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की लंबाई बताइएगा। 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर। अब बताइएगा गोदावरी, गोदावरी की लंबाई बताइए। सबसे ज्यादा है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। बताइए कहाँ से निकलता है? गोदावरी है। हाँ, नासिक जिले के त्रिम्बक गांव के पास है, पहाड़ी से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय कहाँ बोला जाता है? तीन ओर से जो घिरा रहता है पानी, यहाँ प्रायद्वीपीय यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होकर यहाँ पे आपका बंगाल तक ना है, इसलिए हाँ प्रायद्वीपीय का, 3 तरफ से पानी से घिरा है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। और द्वीप है कि चारों तरफ से पानी और बीच में जमीन। तो गोदावरी की सहायक नदी है, इसको क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा, दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिण हाँ दक्षिण, हाँ दक्षिण की गंगा होता है कावेरी। हाँ, वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा गोदावरी। इसकी सहायक नदी है हाँ, एहू में गंगा याद रखिए, तो गंगा वहू में है, एहू में है वेन गंगा, पेन गंगा, वो में है दूध गंगा और पंचगंगा। कृष्णा में है दूध गंगा और पंचगंगा, इसमें पेन गंगा और वेन गंगा। उसके बाद है मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता और इंद्रावती। ये सब किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा और वर्धा, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। कावेरी बताइए कहाँ से निकलता है? कुर्ग जिला कर्नाटक का। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कर्नाटक के कुर्ग जिला में स्थित है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है कावेरी नदी। ये भी गिर जाता है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। लंबाई बताइएगा इसका। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भारत की क्या है? दक्षिण भारत की गंगा कहलाता है। इस पे है कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात। इसकी सहायक नदी है आपका कौन कौन? कामबिनी, अर्कावती, हेमावती। वती में 2 गो, हेमावती और अर्कावती। और एक वो है अमरावती है, अमरावती, भवानी। ये सब किसका? कावेरी के। हेमावती, अमरावती, अर्कावती, हेमावती, अर्कावती और अमरावती, ये तीनों कावेरी की सहायक नदी है। बताइएगा तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कहाँ से निकलता है? हाँ, कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से निकलता है। हम घूमने गई थी तो लोग कहवे करा सकते ना, ऐसे आएगा थोड़ी है जो भी। चलिए बताइएगा पेन्नार नदी कहाँ बहती है? सॉरी, निकलती कहाँ है? बाहर बहती तो है इसे पेन्नार नदी से तो तमिलनाडु में ना। कर्नाटक से निकलती है नंदी दुर्ग श्रेणी से। नंदी दुर्ग श्रेणी है पहाड़ी है, केसावा की पहाड़ी। गिर जाता है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। पेन्नार की सहायक नदी पापहनी और चित्रावती, पापहनी और चित्रावती। दक्षिणी टोस जो है कहाँ से निकलती है? हाँ, एक परियोजना वहाँ है, कौन सा? टोस नदिया पे दुर्गावती है। इसमें होना चाहिए। बिहार जलप्रपात है टोस नदी पे, बिहारी जलप्रपात के नामे है और टोस नदी पे है। हाँ,
तो दक्षिणी टोस्ट निकलता है कैमूर की पहाड़ी से, तमसा कुंड से। तमसा कुंड कहाँ, बिहार में है। और दक्षिणी टोस्ट भी है बिहार में। किस पहाड़ी से निकलता है, कैमूर से। और इस नदी पे कौन सा जलप्रपात है, तो बिहार जलप्रपात। कुछ जलहार कुंड तो है ये यहाँ रोहतास में, पूछने में भी खुशी है। उमियम झील मेघालय, उमियम झील मेघालय, ये एक छोटी नदी है। क्या है, छोटी नदी है। हाँ एक रे है, उमियम में है, उमियम में है। हमें नदी है सबसे स्वच्छ नदी है, छोटी नदी भी। सबसे साफ है वो यहाँ मेघालय में। हाँ सही बात है, सब दिखता है। सब पहुँच जाए थे, बोलो गरम वीडियो बना। हुगली गंगा नदी जान ही रहे कि किसकी सहायक नदी है। सबसे बड़ा नदी मुख कौन बनाता है, सबसे बड़ा नदी मुख हुगली। सबसे बड़ा नदी मुख बनाता है हुगली ने। खाली वहाँ पे नाम दे दिया है जैसे यार। गंगा के वहाँ से मोड़ा है ना, फरक्का बैराज से, तो एकरा में कुछ पानी एकरा में डाल दिया है और बाकी चले गए बांग्लादेश से। इसलिए आएगा। बनास नदी कहाँ से निकलता है, बनास नदी ना खमनोर की पहाड़ी, राजस्थान से। खमनोर की पहाड़ी। बनास का अर्थ क्या होता है, हाँ वन की आशा। एकमात्र ऐसी नदी जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है, बनास ही है। इसकी सहायक नदियां हैं बेरज, कोठारी, मानसी, खारी, अमरेल। लोनी नदी खत्म हो जाता है, तो बनास जो है राजस्थान में क्या है, वही में रह जाता है राजस्थान में। इसलिए कहा जाता है कि एकमात्र नदी जो संपूर्ण चक्र जो है राजस्थान में ही पूरा कर लेता है, ये दूसरा में प्रवेश नहीं करता। साबरमती तो जानी था कहाँ पे है, ये निकलता है आपके अरावली पर्वत से निकलता है। वही जो अंतर्वेही इंग्लिश में कहा जाता है। हाँ अरे इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्वेही, या इंग्लिश में कहते हैं द इम्फेरल ऑफ, हाँ द रिवर ऑफ इम्फेरल। चलिए कहते बताइए लूनी नदी कहाँ पे जाके दो धाराओं में बढ़ जाता है, जिसका एक नाम है सरस्वती और दूसरा नाम है सागरमती। ये आपका है, आपका कहाँ पे, नाग पहाड़ी के पास पुष्कर के समीप। पुष्कर के समीप जो है लूनी नदी दो भागों धारा में बढ़ जाता है। एक धारा का नाम है सरस्वती और दूसरा धारा का नाम हो गया सागरमती। अब बोलिए कि सागरमती और सरस्वती मिलके कौन सी नदी का निर्माण होता है, तो लूनी। कौन सा, लूनी। कहाँ बहती है, राजस्थान में। निकलता कहाँ है, और लूनी नदी आगे जाके पुष्कर के पास दो धारा में बढ़ जाता है। तो किस ये भी तो पूछ सकता है कि ये दो धारा किसकी है, मिला हुआ मिलेगा तो किस नदी का निर्माण होगा। तो लूनी नदी कहाँ से निकलता है, तो नागपाड़ी से। लूनी नदी कहाँ से निकलता है, नागपाड़ी, अजमेर के पास है। कौन सा पहाड़ी, नागपाड़ी से निकलता है हमारा लूनी नदी। कहाँ जाके गिर जाता है, कच्छ की रण में। हाँ इस माही नदी कहाँ से निकलता है, मध्य प्रदेश में है, धार जिला के पास अमझोरा मेहद झील से। अमझोरा में एक मेहद झील है, तो मेहद झील किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। मेहद झील मध्य प्रदेश में। यही मेहद झील से कौन सी नदी निकलती है, माही नदी। अब माही नदी कर्क रेखा को क्या करता है, दो बार काट देता है। माही नदी दो बार क्या कर देता है, किसको, मकर रेखा को कौन क्या कर देता है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को। और विश्वत मकर को लिम्पोपो काटता है दो बार। और विश्वत रेखा को कांगो नदी। विश्वत रेखा के बीच स्थित है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से निकला है नील नदी। पूरे बीचों बीच कैसे कर सकते, गुजरता होगा उससे हल्का फुल्का। इधर तो इधर महानदी से पूछल था ना। चलिए कल इसमें भी नीचे हो गिर दे ना, रह दीजिए। कल इसका पूरा याद
हाँ पूरा जो नदी से जितना भी संबंधित पूरा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 से पहले भारत की प्रमुख जिले से पहले तक ज्योग्राफी में होमवर्क हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 भारत की प्रमुख झील से पहले पूरा नदी कही ना, पूरा भारत की जितनी भी नदियाँ ना पूरा नदी ना वो होगा ना, मैं उससे संबंधित और भी। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार था ना हम लोग का होमवर्क में विविध में भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार, वो तो विश्व वाला पुरस्कार हो गया था। तो एक बार ये चर्चा कर लिया। बताइए बीसी राय पुरस्कार का संबंध किससे है? चिकित्सा से। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा से। बोरलॉग पुरस्कार कृषि से। हाँ कृषि से 1973 में शुरू हुआ था बोरलॉग पुरस्कार 1973 में। धनवंतरी पुरस्कार का संबंध चिकित्सा से 1971 में शुरू हुआ था। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा से 1971। भटनागर पुरस्कार विज्ञान से क्षेत्र से संबंधित है, विज्ञान से 1957। 2 लाख रुपया दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुआ था कब से? 2002 से। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 से। खेलों भर आजीवन भर अगर अच्छा काम किया तो उसको मिलता था ध्यानचंद पुरस्कार। मैं सीधा गुरु के गुरु नहीं करो में तो लगता है। हाँ अच्छा ठीक, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। ठीक द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है गुरु। हाँ ठीक। हाँ 85 में। अर्जुन पुरस्कार 1961 में और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव में। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव में। व्यास सम्मान का संबंध साहित्य में के भाषा में दिया जाता था? साहित्य सम्मान 24 भाषा में। एगो था शुरू हुआ था 25 भाषा में ना, कोई एगो राजस्थान में, लेकिन राजस्थानी भाषा में वो शुरू किया गया था। अच्छा हाँ 22 को में तब साहित्य तब तो कोई एगो 22 भाषा में दिया जाता है। तब एगो कोई 22 भाषा में और दोनों मिला के जो है ना, दोनों राजस्थानी और ये इंग्लिश मिला के तो कोई 24 भाषा में 2 को दिया जाता है। हाँ ये दोनों में से कोई एक होगा कि 22 भाषा में, आएगा होगा 24 भाषा में। चलिए शंकर पुरस्कार दर्शन कला संस्कृति। दर्शन कला और संस्कृति क्षेत्र में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? हाँ शंकर पुरस्कार। बताइए कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान कब शुरू हुआ था? 1991 में। 1900 सरस्वती सम्मान का शुरुआत 1991 में। हाँ अरे भगवान के नाम पर है कुछ करके है, शिव शंकरी के मिला। हाँ शिव शंकरी। चलिए आते हैं। रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 6 क्षेत्रों में मिला जाता है। कितने में? 6 क्षेत्रों में। और यह रेमंड पुरस्कार को क्या कहते हैं? हाँ एशिया का नोबेल पुरस्कार वहाँ के राष्ट्रपति के नाम पर मिलता है, फिलीपींस के राष्ट्रपति। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 साहित्य के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969। फिल्म के क्षेत्र में जानते हैं। भारत रत्न सब जानते हैं कि 6 क्षेत्र में मिलता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। यही कितनी बाती में क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी 108 में। 8 श्रेणी में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार। शुरुआत हुआ था कब? 1958। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958। वो ऑस्कर है 1929 में। ऑस्कर की शुरुआत 1929 भी फिल्म क्षेत्र में है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 में 60,000 पाउंड दिया जाता है इसमें। 60,000 पाउंड। कलिंग पुरस्कार तो जानते हैं कि 1952 किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग विज्ञान के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता का शुरुआत 1917। चेपरफील्ड के हाँ वास्तुकार में मिला। चलिए आते हैं भारतीय पुरस्कार आते हैं। गणतंत्र दिवस पर नागरिकों को पुरस्कार दिया जाता है भारत रत्न। कुछ जाता है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। पीपल के पत्ता का ढांचा बनाया जाता है। हाँ
शुरुआत कब हुआ था? 1954 में। कब दिया जाता है ये? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। पीपल के पत्ते, हाँ पीपल के पलही, हाँ पलही जाता है, पलही घोषणा जैसे 26 जनवरी के पहले होता है। वही जनवरी के करीब में घोषणा। ये नहीं है कि आपका 15 अगस्त को बाद में घोषणा होता है। जैसे नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। एक वर्ष में अधिकतम कितना व्यक्तियों को दिया जा सकता है? 3 गो। कितना? 3 गो। जनता पार्टी ने इसे कब बंद कर दिया था? 1977 में पहली बार। वही सब चीजों बंद कर दिए, सब बंद कर दिए। फिर कांग्रेस ने इसे कब शुरू किया? 1980 में। मदर टेरेसा का मिला था। हाँ पहली बार मिला था, जब चालू हुआ था तब मदर टेरेसा को। बताइए कि 1980 में 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 6 बैंकों का। 80 में 6 बैंकों। 19 जुलाई 1969 के था जी 14 बैंकों का। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को पहला बार मरणोपरांत मिला था भारत रत्न। हाँ ऐसे ही लगता है कि 6-7 से ऊपर के मिला है मरणोपरांत। अब महिला के क्या को मिला है? 8 गो के, 7 गो की 8 गो मिला है। सर्वप्रथम महिला मरणोपरांत में तो सबसे पहले मरणोपरांत में मरला हुआ था ये इसको इंदिरा गांधी के आसपास। नहीं इंदिरा गांधी कब मिला? 1979 में ना बिहार पुलिस वाला सेक्टर में है। मतलब देख लेंगे, ध्यान में नहीं आ रहा। बताइएगा कि किस व्यक्ति के मरणोपरांत जो दिया गया था भारत रत्न? ना महिला। हाँ ओकरा से पहले मरणोपरांत महिला का नहीं मिला है। सुब्बा लक्ष्मी एगो है थे तो उनका जिंदे में मिला है। तो वही तो बोले उनको मिला हुआ। तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राजीव गांधी मरणोपरांत भारत रत्न दिया था और उस पर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने चुनौती दी गई थी। सतपाल आनंद। श्री सतपाल आनंद को मिला था राजीव गांधी के समय मरणोपरांत। इसमें क्या किया गया था कि मध्य प्रदेश में जाके केस किया गया था वहाँ भारत रत्न के। अपना अथी किया कि मिला तो कहा कि नहीं मिलना चाहिए, आपको वहीं पर जाके कोर्ट कर दिया नहीं एलिजिबल है, बस ओकरा नजर में ले कि एलिजिबल ही नहीं है, केस कर दिया जाता है। चलिए पद्म पुरस्कार की संख्या कितना? 3 गो। पद्म पुरस्कार की संख्या 3 गो। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। पहला बड़ा इशू याद है कि बड़ा से इशू सबसे बड़का का नाम है तो बड़का, उससे छोटा तो छोटा, सबसे छोटका तो छोटका। हाँ ये भी 1977 में बंद कर दिया गया था भारत रत्न के साथ साथ इसको भी। हाँ 1980 में फिर से शुरू कर दिया गया था। तब भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न, दूसरा हो गया आपका पद्म विभूषण, तीसरा हो गया पद्म भूषण और चौथा हो गया पद्म श्री। बताइए सरदार आधार पर केरल चालू कर ले। असम वैभव पुरस्कार, असम रत्न, असम वैभव नहीं है, असम वैभव सबसे ऊपर है। वैभव भी है, रतन टाटा का मिला है, रतन टाटा का। हाँ रतन टाटा का मिला था। वही दानी में सबसे ज़्यादा था वही ना। असम ऐसे तो ज्यादा टाटा है, दानी में ना 10 के सबसे ज्यादा दानी ऐसे ही ना। शादी में जमशेदजी टाटा 100 साल में जमशेदजी टाटा। चलिए आगे थे। बताइए कि सरदार पटेल के नाम पर एकता पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया? 2019 में। 2019 में हाँ सरदार पटेल के राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 में शुरू किया गया। 2019 में 31 अक्टूबर, हाँ वही समय होला होगा। वीरता पुरस्कार बताइए के गो? 6 प्रकार के। वीरता पुरस्कार कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। परमवीर चक्र पहला, महावीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र और एगो अशोक चक्र ना, एगो नाम चेंज किया गया। विशिष्ट सेवा मेडल, फिर अशोक चक्र और जीवन अच्छा पदक।
सौर चक्र को ही कहा गया है आपका अशोक चक्र, याद रखिएगा। हाँ इन्हें पूछता है कि युद्ध में सबसे मतलब युद्ध में कुछ और करके शांति के काल में तो ये अशोक चक्र है। ऐसे में सर्वश्रेष्ठ में परमवीर चक्र। बताइए कि परमवीर चक्र का रंग कैसा होता था? बैगनी रंग का होता था, बैगनी रंग का। तो परमवीर चक्र का रंग होता था बैगनी, बाएं कमीज पर लगाया जाता था। परमवीर चक्र। दूसरा वीरता पुरस्कार, पहला वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, दूसरा वीरता पुरस्कार महावीर चक्र। हाँ हाँ। इस पर किस भगवान का थी अस्त्र का माने चर्च लाती है परमवीर चक्र पे? हाँ, इंद्र वाला जो हड्डिया वाला ना बन रहा है, वज्र का अथी है, चित्र है परमवीर पर। हाँ, नंदी की प्रतिमा है संगोली लोकसभा में। अच्छा, नैका वाला में संगोली दक्षिण भारत के ही चोल साम्राज्य से संबंधित। हाँ, वो जो अथिया वो लेके गया था, वो थिया दंड वाला जो ना वो लेके गया था मोदी जी। संग्रहालय में रखा गया था, ये मोदी ले वहां लोकसभा में। लोकसभा में रखने के राज्यसभा में लोकसभा नैका बना दिया 5 फीट लंबा है वो बना। बताइए इतना बड़ा मिलेगा। वीर चक्र जो है ना वो कितने कोना वाला अथी मिलता पदक? 5 कोना था। परम याद रखिएगा, वीर चक्र में 5 कोना, वीर चक्र में 5 कोना वाला। महावीर चक्र में भी याद रखिएगा, महावीर चक्र में भी है और वीर चक्र दोनों में है आपका 5 कोना वाला। इसमें इसका कलर वाला दिले नहीं है, एकर वाला तो ओकर तो महावीर परमवीर वाला तो बैगनी था, एकर में कलर नहीं दिले है। वीर चक्र में दिले है नीली और केसरी पट्टी के मिलता है, इसमें नीली और केसरी पट्टी के साथ मिलता है। दादा यही तक था ना? स्पीडी लो। इसमें याद है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पुरुष और महिला दोनों देख लिया, एक गो। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में आपको पढ़ना को चाहिए, इसमें 3-4 को पढ़ना, शुरुआत में 2-3 गो और अंतिम में 2-3 गो। इसको मेन याद करना हमको, भारत रत्न याद रखिए, भारत रत्न रखना है हमें, भारत। चलो स्पीडी में 511 से 516, 511 से 516 स्पीडी में। चलिए इधर, चलिए आओ इधर। रोमांसिक विद्या लाइव पुस्तक के लेखक नहीं, सबसे काला कपड़ा पहन के निकलता था तो मार हो जाता था, देवानंद। रोमांसिक विद लाइफ पुस्तक के लेखक देवानंद। दो लम्हे से संबंधित है तुम्हें कुछ। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास कब किया गया था? WWF का 1961। WWF की स्थापना वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना 1961। भारतीय सर्वेक्षण विभाग तो जानते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हाँ, कृष्ण प्रथम। एलोरा के कैलाश मंदिर 2 गो, एगो कांची के कैलाश मंदिर है, हाँ राष्ट्रकूट का है। वो बनाया था कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय होता है। कांची कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय बनवाया था। टाइगर परियोजना कब आया था? 73 में। उस शेर परियोजना था, लाइन प्रोजेक्ट था 1972 में। 1 साल बाद टाइगर प्रोजेक्ट आया था। हाँ, 63 में आया था मोर, हाथी आया था 92, 2006 में आया था गिद्ध। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक? अरे वो इंग्लैंड वाला, हाँ
ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक है स्टीफेंस हॉकिंस। स्टीफेंस हॉकिंस। नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुआ? 18 जुलाई को तो रहता है। तो जन्म हो गया। जन्म है 2013। तो 91 में तो जेल में गई थी ना क्या? 91 अच्छा खासा समय जेल में रहे। 15 साल के तो याद है कि 15 या 20 साल 15 साल के आसपास में रहे जेल में। 15 साल से ज्यादा है। अरे 91 में क्या आसपास कुछ हुआ देखा? अगर देख लीजिएगा मध्याह्न में। 2013 ना। समुद्रों की रानी की उपाधि किस देश को कहा जाता है? समुद्रों की रानी इंडोनेशिया। किसानों का देश किसे कहा जाता है? पेरिस। बस उसी को कहा जाता है समुद्रों की रानी। किसानों का देश या समुद्रों की रानी फ्रांस को। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हाँ 5 दिसंबर 2013 को है। नेल्सन मंडेला की मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त कब 30 सदस्यीय बन गया था? 1989 के बाद से हो जाता है। 1993 से बन जाता है कोची 1 से 3 सदस्यीय। उसी समय हुआ आया था वोटर आई कार्ड। अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के समानता का अधिकार अनुच्छेद 54 भैया पकानी न हो भाई ना वो तो 54 ना पकानी को का हाँ ठीक है पकानी को का निर्वाचन ठीक है निर्वाचन सेवा पकानी ठीक है। 55 दोबारा निर्वाचन। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है सत्ता के विकेंद्रीकरण। त्रिस्तरीय। गांधी जी बोले थे वही पर कि गांधी जी बोले थे कि नहीं गांव तक होना चाहिए थी वही बना हुआ गांव तक होना चाहिए। इनके बीच में झगड़ा हो गया था हाँ क्योंकि नहीं होना चाहिए तो बोले कि फिर नीचे वाला फिर शासन पद हाँ शोषण करेगा अगर वाले जी विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो हाँ बहुत बार दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हुआ हर क्षेत्र में। अब 1932 वाला में जो हाँ अरे अभी तक वो बस वो अभी नहीं सोचे ना कि हम चाहे पद पे आएंगे कि रहेंगे कि हमको इससे मतलब है। 2000 करोड़ रुपया उस समय में दे रहा था इनका हैदराबाद के निजाम कि इस्लाम स्वीकार करने लगी। इस्लाम स्वीकार करते थे इतना सारा फॉलोवर आ जाता तो आराम से उद्देश्य लेके हमने बढ़ जाता तो नहीं लिए नहीं इस्लाम स्वीकार करेंगे। लास्ट मरते समय लास्ट सही में चीज हो जाता वो तो फिर नहीं हो पाता पुलिस नहीं कर पाता सही में वो हैदराबाद लास्ट में मरते समय बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। चलिए आगे हाँ 2 शादी वो एक 1948 में किए हैं मरे से 8 साल पहले। वही मरे से पहले 48 में शादी करते हैं वो मैंने 8 साल पहले मरे से पहले नहीं। चलिए आगे पंचायती राज अधिनियम कब जोड़ा गया था? चला इधर 73वां संविधान बताइए कि 73वां संविधान संशोधन में क्या विषय है? 29 विषय ठीक वही 73वां संविधान संशोधन अरे बड़ी दूर से पूछी था तू ना घुमा के ना दूर से कोची इतना लेकर फौजती में। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में अश्व के जो रखे वाला को क्या कहा था? ठीक है अमीर आखूर। घोड़ा के सरदार को समझे कि अमीर आखूर कहा जाता वही ना वही किया था नियुक्त किया था ये रजिया सुल्तान। और वही गैर तुर्क के अति करे के चलते तो विरोध करता है पूरा नाल होता है और वो बच्चे ला कि घस के गथिया न कट जाए इस चलते रखा जाता है। रोड पे मिट्टी पर रहेगा तो नहीं रहेगा मगर रोड पे चला रहेगा तो नाल ठोकल रहेगा। बताइए हक ए सर्व क्या था? ठीक है हक ए अर्ब सिंचाई था। बताइए कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा कौन सा यज्ञ करवाया गया? अश्वमेध। किस अभिलेख में चर्चा है?
अयोध्या अभिलेख में। तो अश्वमेध की चर्चा किस अभिलेख में? अयोध्या अभिलेख में। हाथी गुम्फा तो सब जानी था। खारवेल। सल्तनत काल में जो सेना के ऊपर जो खर्च किया जाता था, उस जो खर्च करने के लिए जो भूमि निर्धारित किया गया था, उस भूमि को क्या कहा जाता था? ना वो तो अलग है। बिना एथी के मफरूज। मफरूज वो 4 बार तक वो थी था, अधिकारी था, नॉर्मल था। हाँ, 2 में है, एगो एकरो में गुप्तो में है, एगो एकरा में पुष्प। हाँ। तो क्या कहा जाता था उसको? मफरूज कहा जाता था। सोमनाथ पर जब आक्रमण हुआ था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम। 17 केवां आक्रमण था? 16वां। केवां आक्रमण था? 16वां। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू। कुछ दिन अपना कहीं पे क्षेत्र पे कर रहा होगा चलते। बूढ़ा शासक था तो मूल रूप से शासन एक रहता था, बाकी सेनापति था, राजा नहीं था। चलिए, भारत का हीरा किसे कहा? बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? ना, उनके गुरु के। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले को किसने कहा था कि भारत का हीरा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। यही कांग्रेस के बारे में ही नहीं बोलते कि टर करके आए टट। हाँ, मेढक की तरह टर करते रहता है। कौन बोले? बाल कृष्ण? नहीं, बाल गंगाधर तिलक। वो तो गांधी जी लास्ट में करते थे। गांधी जी हमेशा करते थे, ये बदल टाइप थे, ये हमेशा कभी कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुआ है। हाँ, पूरी तरह से इच्छा से नहीं करते थे। तो गरम दल के नाम थे ना बीजे तिलक थे, शांत थे, खाली कहते थे कि जिसे जरूरत पड़ेगा तो हम हथियार उठाएंगे, उठाए नहीं थे कभी, कहते तैयार रहते थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोहरी अर्थव्यवस्था, यह कथन किसका है? प्रोफेसर हेंसन। मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोहरी अर्थव्यवस्था किसने कहा था? प्रोफेसर हेंसन ने कहा था। प्रोफेसर हेंसन। बताइए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? आजादी के 2 साल बाद 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में। मौद्रिक आय का क्या मतलब होता है? चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय। चालू कीमत पे राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय कहा जाता है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? बहुत बार पूछ सकते हैं। हाँ, प्रोफेसर राजकृष्ण। ये है आपका राष्ट्रीय आय में वृद्धि से। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे क्या है? जनसंख्या से ना, राष्ट्रीय आय वो ऑप्शन फंसाए वाला दे देगा। या देखिए, जनसंख्या से नहीं है। हिंदू वृद्धि दर। हिंदू वृद्धि दर का संबंध है राष्ट्रीय आय के वृद्धि दर से। हिंदू वृद्धि दर का संबंध है राष्ट्रीय आय से। क्वेश्चन बहुत बार पूछल भी है, इस पर कई को चर्चा भी हुआ। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने। कब किया था? 1981 में। कब? 1981 में। प्रोफेसर राजकृष्ण मना रही का है। प्रथम 30 तक ले कहता है कि हिंदू वृद्धि दर से संबंधित है। चलते कम जनसंख्या, आर्थिक उन्नति कम। जैसे एगो माल्थेस के नियम में है ना कि जब बोलता है कि जनसंख्या बढ़ रहा है कोची पे, गुणोत्तर श्रेणी पे, और खदान बढ़ रहा है कोची पे, इसको गुणोत्तर ना अथी बोलते उसको, यूक्लिड कोची बोले, यूक्लिड। अरे पूरा ना ये हरात्मक। हाँ, मतलब ये जुड़ रहा है कोची। चलिए कहते हैं तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने कब हिंदू वृद्धि दर दिया था? तो 1981 में। इसका संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय आय से है। बताइए कि लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? गरीबी से, गरीबी निर्धनता से। मेसेटा का प्रतिष्ठान कहाँ है? हो गया हम लोगों ने सुने, स्पेन में तथा पुर्तगाल में भी स्थित है, दोनों के आसपास में है। मेसेटा का पठार
स्पेन तथा पुर्तगाल में। रवांडा किसकी राजधानी? किगाली की। रवांडा की राजधानी किगाली है। भारत की सबसे अधिक गहरी खान, लो ठीक है, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कोलार। भारत की सबसे सर्वाधिक गहरी खान कोलार। मचकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के संयुक्त परियोजना है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। भारत में बताना है कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे? टाइगर स्टेट बोलिए, चीता स्टेट बोलिए, सब वैसी है। 200 29 तारीख में फिर बढ़ा है रिपोर्ट में, 29 जुलाई के 300-400 बढ़ा है फिर टाइगर। चलिए आगे इधर। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाया जाता है? पूर्वोत्तर में नागालैंड। भैंसा सिंगी नामक जनजाति नागालैंड। भैंसा सिंगी जनजाति नागालैंड। हुवन बांध किस नदी पे है? हुवन बांध, हुवन बांध कोलोराडो नदी पे। हुबर नहीं दिले, हुवन दिले। ऐसे हुबर हमू पढ़ लगे, हुबर कोलोराडो नदी पे है। एक वही जगह दिले तो कहीं नंबर चेंज कर गलती दिले होगा। हाँ, ओबरा परियोजना बताना कहाँ है? ओबरा छत्तीसगढ़ है। ओबरा उत्तर प्रदेश। कोरबा जो है ना छत्तीसगढ़ है। ओबरा उत्तर प्रदेश है और कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ओबरा औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में ओबरा थर्मल पावर प्लांट है। बताइए एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? हाँ, दक्षिणी अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका का द्वार वेनेजुएला का। दक्षिणी अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। चलिए आगे हैं। दक्षिणी अमेरिका का द्वार, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। बताइए कि डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? रमावती को अथी ना, महिला थी ना, चुनाव थी ना, बीएस रमा देवी। पंडित बीएस रमा देवी है। एगो पंडित रामाबाई। रमाबाई तो अथी वो है जो आर्य महिला समाज की स्थापना किया था। बीएस रमा देवी प्रथम महिला चुनाव। हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त थे ना, खाली चुनाव आयुक्त थे। चलिए कहते हैं तो पंडित भीम रामाराव समिति का संबंध है रक्षा से। रामाराव समिति का संबंध है रक्षा से। मछली में क्या कोष्ठ? दो। मछली में चैम्बर ना पूछ रहा है। पुरुष में 4 गो। हाँ, पुरुष में 4 गो। पानी में रहे वाला में 2 गो, पानी से निकलला रेंग रेंग के चली तो 3 गो। ओ में पोआद में 1 गो है। 4 गो। ओकरो में पोआद में 1 2 मगरमच्छ है जेकरा में 4 गो है। रेप्टाइल में 3 गो। गाय में 4 गो होता है ना। धरती छोड़ के एकदम उड़ी था 4 गो। चलिए कहते हैं जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। बताइएगा यंग प्रत्यास्था गुणांक कैसा है मात्रक? दाब याद रखिए, दाब और दोनों के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक कैसा है मात्रक? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वस्तु की मात्रा बदलने पे क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। मात्रा बदलने पे क्या होता है? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पे, मात्रा मतलब परिमाण, द्रव्यमान, सब मात्रा सब हो गया, वो में आ गया। जब मात्रा बदल ही देगा तो द्रव्यमान ना बदलेगा। वो थोड़ी है कि तो ले जा रहा है ऊपर नीचे।
ना जैसे वो बात नहीं करे, जैसे मान लो बड़ा डिब्बा छोटा डिब्बा 1 किलो वजन है तो दोनों में तो सेम वजन होगा, आयतन बदल सकता है। हाँ घना तो नहीं बदलेगा, वो घना तो से उसमें रहती मतलब वो चीज़ द्रव्यमान से भी तो कोई मतलब नहीं है। द्रव्यमान कैसे तो जब same कैसे ने रहेगा। मान ले कि कैसे ने बदले मान लो 1 द्रव्यमान। किलो का सामान है, एगो बड़ा डिब्बा को छोटा हाँ, डिब्बा तो रखेंगे तो 1 किलो ना होगा। द्रव्यमान नहीं ना हो गया, द्रव्यमान मतलब वो वजन हो गया आपका, वो तो वजन है ना। वजन अलग होगा कि नहीं होगा? एगो 2 किलो का वजन 1 किलो का वजन एक है नहीं ना? वो बात हम नहीं कर रहे, जैसे 1 किलो सामान है, 2 गो डब्बा है, एगो छोटा डब्बा एगो बड़ा घना डब्बा। तो हो गया ना, एसडीएस हो गया। तो फिर घनत्व में आ गया ना। वजन भी तो सेम है, वजन भी तो नहीं बदला। मीडियम में पढ़बो ना तो द्रव्यमान आ वजन अलग अलग हो जाता है। अलग अलग और द्रव्यमान और भार बोलिए, वजन में तो द्रव्यमान और भार अलग है, तो वही चीज़ भार हमेशा बदल जाता है। रहेगा। नहीं तो मुंह नहीं धोगा नहीं तो बदल जाएगा। ठीक है। और तो वही नहीं कहते कि हम लोग यहाँ के 100 के जी वहाँ पे जाइएगा तो 100/6 के जी हो चंद्रमा पे। तो ग्रेविटेशन के कारण वहाँ पर हो जाता है ना। हाँ तो वही बदलता है ओकरा, वहाँ भार नहीं द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान सभी जगह समान रहता है, पृथ्वी को चाहे कहीं चल जाए। प्रकाश तरंग तो जानिए कि कैसे तरंग है, अनुदैर्ध्य। ध्वनि अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य वो तो ध्वनि अनुदैर्ध्य है। ध्वनि प्रकाश अनुप्रस्थ। अब बताइए कि ध्वनि तरंगे कैसे चलती है, निर्वात अनुदैर्ध्य समान से ना। चलना कैसे, लंबवत क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, ये बताना है। लंबवत चलती है। खत्म। 9 2 3 गो और हुआ। वैद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था, फैराडे। फैराडे। वस्तुओं के आवेशन के लिए क्या जरूरी है, आवेशित होना। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ना, इलेक्ट्रॉन अगर रुका रहे तो आवेश उत्पन्न नहीं होगा। चलिए हो गया लमसम। कल हम लोग का एसपीडी में 505 से लेके 510 तक सेट नंबर।